शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो नमः। आइए मित्रों, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पूर्व कृदंत प्रकरण के अवशिष्ट कुछ अन्य प्रत्ययों को। तो चलिए इनको जानना करते हैं आरंभ। आज हम मुख्य रूप से दो ही प्रत्यय पढ़ने हैं, जो कि दोनों करण अर्थ में विधान किए गए हैं। क्रिया की सिद्धि में जो साधक तम होता है उसकी करण संज्ञा होती है, ऐसा आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आगे हम करण किसे कहते हैं कारक प्रकरण में पढ़ेंगे। तो उसी करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय का विधान आप यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, और अगली स्लाइड में आप पढ़ेंगे इत्र प्रत्यय का विधान करण अर्थ में, और अंत में उपहा संज्ञायाम सूत्र द्वारा संज्ञा अर्थ में भी आप इत्र प्रत्यय का विधान पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों आरंभ करते हैं। आप प्रक्रिया समझिएगा कि इत्र स्ट्रन प्रत्यय के परे रहते और इत्र प्रत्यय के परे रहते क्या ये प्रक्रिया होगी, आप इन्हें जानिएगा। तो सबसे पहले आपका ये प्रत्यय में अवशिष्ट क्या रहता है ये जानना आवश्यक है। तो यह जानने के लिए हमने यहाँ स्ट्रन प्रत्यय लिखा है, और स्ट्रन प्रत्यय जो विधायक सूत्र यहाँ पर है वो यह है दाम नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मीह पत दस नह करणे। ठीक है ना। तो इस धातु से ये दस है या दंस है ये थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आगे तो दंस दसने धातु इसमें दी गई है। तो ये देख लेंगे, इसको दंस लिखा जाए। ठीक है। तो और नह करणे, इस सूत्र के द्वारा कर्ण अर्थ में इष्टन प्रत्यय का विधान किया जाता है। सत्यम जी एक बार देख लेना गोविंदाचार्य जी ने क्या लिखा है आपके पास, जो कौन पुस्तक है, क्या लिखा है, दस या दंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इष्टन प्रत्यय का विधान करता है। ये 13 धातुएं हैं जिनसे इष्टन प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र का अर्थ किया गया है दावा देहे स्ट्रन स्यात् करणे अर्थे, अर्थात दामनी यहां से जो धातुएं हैं आगे 13 धातुएं, तो इनसे कर्ण अर्थ में इष्टन प्रत्यय का विधान किया गया है। इष्टन प्रत्यय का अवशेष क्या रहता है जानिएगा। शकार तो श प्रत्यय से संज्ञा और लोप हो जाता है। अब बचता है ट्रन, उसमें भी जो नकार की जो एक संज्ञा है वह हलंतम सूत्र से और तसलोप से उसका लोप हो जाएगा। अब बचेगा केवल क्या, ट्र। ट्र नहीं, बचेगा त्र। क्यों, मूर्धन्य शकार की संज्ञा होने के बाद निमित्ता पाए नैमिकत्यापि अपाय, इस सूत्र के द्वारा वह तकार ही इष्टत्व के कारण वो त्र हुआ, मतलब त्र जो है ट्र हुआ था, अब वो पुनः त्र की स्थिति में वापस आ जाएगा। निमित्ता पाए नैमिकत्याप्यपाय है, नैमित्तिकस्याप्यपाय ये है। तो निमित्त का नाश होने पर नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। तो शकार के कारण ही वो त्र से ट्र बना था। मूर्धन शकार की शह प्रत्यय से संज्ञा तस्लोप से लोप हो जाने के बाद वो पुनः त्र बन जाएगा। तो अब इस प्रत्यय का जो बचेगा अवशेष वो बचेगा त्र, और ये आर्धातुक संज्ञक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं सत्यम जी, बोले। क्या है, अनुसार है। दंस अनुस्वार है ना। हाँ बिल्कुल, दंस होनी चाहिए। हमें भी यही लगा कि इसमें बिंदी बिंदी छूट गई है भैया। तो चलो इसको बिंदी हम लगा देंगे बाद में, ये बिंदी छूटी हुई है। चलो
अब यही तो होता है, वहां पर जैसे कुछ भी लिख जाता है, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर विराजमान रहते हैं, तो आपकी सहायता से कुछ समय पढ़ते पढ़ते बाद में ध्यान आता भी ये ऐसे होना चाहिए। संस्कृत में तो एक बिंदी का भी बहुत बड़ा खेल होता है ना, आप जानते ही हैं। तो अब सत्यम जी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब है मूलकार ने करण अर्थ में ये प्रत्यय होता है ये दर्शाने के लिए विग्रह किया। देखो, दा धातु अदादिगण की है, दाप लवनी, इससे कर रहे हैं स्ट्रन प्रत्यय। दाप का बचता है दा, तो दा स्ट्रन। अब विग्रह क्या रहेगा कि दाती अनेन, दाती का मतलब देता है ऐसा नहीं है, दाप लवने, है ना, काटता है। तो दाती अनेन अर्थात जिसके द्वारा काटता है उसे कहेंगे हम दात्रम। तो किसके द्वारा काटा जाता है? हैंसिया, दराती या कुल्हाड़ी, इन उपकरणों को हम दात्रम कहेंगे। ठीक है, वो है दात्रम। तो दाती अनेन इति दात्रम। प्रक्रिया आप समझिए गए, दा धातु से स्ट्रन, स्ट्रन प्रत्यय में शकार नकार का लोप, जो ट्र है वो त्र के रूप में बचेगा, दात्र, और दात्र बन गया कृदंत, कृदंत प्राप्त संज्ञा सु, और सु विभक्ति को यहां पर करना है विसर्ग नहीं होगा। क्यों? कि ये जो स्ट्रन प्रत्यांत शब्द है सत्यम जी, ये सबके सब नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। वो कुछ अपवाद कौन है वो आपको इसी में आगे आ ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये देखेंगे है तो ये स्ट्रन प्रत्यय, लेकिन ये बच जा रहा है केवल त्र। तो इसमें शकार क्यों जोड़ा गया है? शकार के जोड़ने का भी इसमें प्रयोजन है, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और नकार तो स्वर के प्रयोजनार्थ जोड़ा गया है, क्योंकि पाणिनि जी को वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धि करनी है, वहां स्वर साधना करनी है, इसलिए। तो दात्रम बन गया ना, तो पहला आपने बना लिया दात्रम। अब नेत्रम, अब ऋणीय प्रापणे धातु है, इस ऋणीय प्रापणे धातु से आपको नयति अनेन ऐसा विग्रह कर लीजिएगा कि जो आपको ले जाए। ठीक है, तो जो आपको ले जाने वाला है उसे कहेंगे हम नेत्रम। नेत्रम वैसे रज्जू को भी कहते हैं और इन आंखों को भी कहते हैं, दोनों का बाची है ये शब्द। तो नी धातु से स्ट्रन, और मैंने आपको बताया था कि यह आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय है, तो सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र द्वारा जहां गुण हो सकता है वहां पर गुणों करते रहिएगा। तो यहाँ पर नी के ही को गुण कर लिया तो नेत्रम बन गया, है, नपुंसकलिंगी प्रयोग होगा। तो मित्रों, ये थी वो स्थल, ये दो आपने जहां प्रयोग पढ़े कि यहाँ तो ये धातु अनिट धातुएं थी, तो खुद ही इनसे इट प्राप्त नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जब शेठ धातु होगी तो आपका जो त्र अवशिष्ट रह रहा है स्टन प्रत्यय का, वह बलादी अर्धातुक है। तो बलादी अर्धातुक के परे रहते इडागम होना चाहिए वहां पर धातु को। ठीक है, जैसे आपकी ये यहाँ पर शस धातु है, तो इस धातु से जब आप स्टन प्रत्यय करेंगे तो शस त्र, अब यहां पर इसे इडागम होना चाहिए था। इस इडागम के निषेध के लिए यह सूत्र यहां पर दर्शा दिया। यह सूत्र इडागम का निषेध करता है। वैसे तो कृदंत प्रकरण के अंतर्गत इट की व्यवस्था ऐसी है कि नेड वसी कृति, अर्थात कृदंत है बसाद, कृदंत प्रत्यय के परे रहते और वो क्या हो, वसादी हो, वसादीकृत, अर्थात वस प्रत्याहार। वस प्रत्याहार में आपके हयवरट के वकार से लेकर के जवगढ़ 10 के स तक के वर्ण आते हैं, लेकिन आपका जो ये त्र का ता है ये बस के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी तक जो व्यवस्था की जा रही थी इट की, वो नेड वसी कृति द्वारा व्यवस्था की जा रही थी, है इट की व्यवस्था। और जो किता प्रत्ययों के परे रहते जो व्यवस्था है इट की, वो तो आपको
बताई जा चुकी है वो किस तरीके से व्यवस्था है। अब ये दूसरा व्यवस्थापक सूत्र है इट का, जो कि साफ साफ कहता है कि एशाम दशानाम, ये जो 10 प्रत्यय हैं, अर्थात जिनमें प्रत्ययों में ती हो, तू, त्र, त, थ, सी, सु, सर, क, शे, शु, च, तो ये कृत प्रत्यय हो, तो इसमें से भैया ये त्र को छांट लेना। यह उदाहरण त्र पर लागू होगा इन 10 में से। तो इनको क्या होगा, कृत प्रत्यानाम इण न, इण न संधि हो गई, मतलब इट न, इट नहीं होता है। तो यहां इट नहीं होगा, बलादियार धातु को नहीं होगा, तो आनंद करिए, ठीक है। पर संधि के जो कार्य उन्हें यथावत करते रहिएगा, ठीक है। तो संधि के कार्य आप करते रहेंगे मित्रों, तो आपका बन जाएगा क्या, सस धातु से शस्त्रम, यहाँ तो खैर संधि का कोई विशेष कार्य नहीं है। अब आपका है, अब देखो ये धातु को क्रम से देखते जाइए। आपने दाम, यहां से देखिए दाम, नी और सस, यहां तक के रूप बना लिए शस्त्रम, ठीक है। अगली धातु है सस यू। भैया हलंत होगा ना? नहीं, उसमें वो वैसा ये ही ऊपर उन्होंने तो पढ़ा है, आकार अविवक्षित है, ये कहने का अच्छा। तात्पर्य है। हाँ, वहां पर सूत्र में उन्होंने वैसा ही पढ़ा है। मैंने बस उनको अलग अलग इसलिए कर दिया है कि आप उनका उच्चारण सही से कर लें, नहीं तो कहीं ठीक सौठ सौठ ठीक मिर्च या दसरा मसरा की तरह उच्चारण ना हो जाए, ठीक है ना। जी जी। हाँ। तो इसलिए थोड़ा उन्हें अलग करके दर्शा दिया है, थोड़ा उच्चारण में सौकर्य हो, इस दृष्टि को देखते हुए। और आप लोग भी अब जब भविष्य में कभी पुस्तक बनाएं, तो आप पुस्तक के संपादन के स्पेशलिस्ट बने। पुस्तक के संपादन में कुछ कार्य होते हैं कि कितने अच्छे वर्णों को सजाया जाता है, पाठकों को इससे लाभ हो, उसे पढ़ने में और सहूलियत हो, ठीक है। तो ये नी शश, सस्ते आपने शस्त्रम बना दिया है, ठीक है। ये हिंसा अर्थ वाली धातु है यहाँ पर, तो आपने बना दिया शस्त्रम। और यू धातु है, तो यू धातु से यू स्ट्रन, यू त्र, और यू के ऊ को गुण कर दीजिएगा, तो आप रूप बना लीजिएगा योत्रम, ठीक है। अब इसके बाद यू के बाद युज धातु आया है इसमें, युज धातु का बना लीजिएगा युज। देखिए याद रखिए यहाँ पर युज त्र, और पुगंत लघुपदस्य से गुण कर देना योज त्र, और जकार है पूर्व में पठित, ठीक है। तो उसको कौन संधि कर देंगे आप जकार को, तो ये तो चवर्ग है, ठीक है ना। तो चौकू कर दीजिएगा, जकार पहले गकार में बदल जाएगा, फिर खरीचा से चर्त कर दीजिए, ककार में बदल जाएगा, तो योगत्रम बन जाएगा। तो ये आपको संधि के कार्य जरूर कर लेने हैं जहां पर हो रहे हैं, क्योंकि इडागम नहीं हुआ। यदि इडागम होता तो संधि का कोई लफड़ा नहीं होता इतना। तो ये बन गया आपका योगत्रम। ऐसे ही स्तु धातु है, स्तु धातु से बन जाएगा आपका स्तोत्रम। स्त्रन का त्र बच रहा है सब जगह, इसके उकार को गुण कर देना स्तोत्रम, ठीक है। तो स्तुवंती अनया, विग्रह, इन सबके विग्रह भी आप याद रखें, तृतीयांत से आपको कर्ण में विग्रह करने हैं कि स्तुवंती अनया, अर्थात जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, यथा उनको कहते हैं स्तोत्रम। स्तोत्र पाठ करते हैं ना आप, क्योंकि उनके द्वारा स्तुति की जाती है, तो स्तुवंती अनया इति स्तोत्रम, ऐसा। तुद धातु व्यथन अर्थ में पढ़ी गई है, तो जिसके द्वारा व्यथन पहुंचाया जाए, ठीक है, तुद व्यथने, तो तुदति अनया इति तोत्रम। तो वो तोत्रम क्या चीज है, जिसके द्वारा ये पीड़ा पहुंचाई जाए, व्यथन, ठीक है। तो आपने चाबुक देखा है ना, चाबुक को तोत्रम बोला जाता है, ये उसमें रूढ़ भी है ये शब्द तोत्रम में। भगवान कृष्ण के लिए आता है तोत्र वित्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, गीता के महात्म्य में
उधर इससे ये श्लोक पढ़े गए हैं। तो तोत्रम, समझ गए ना इसे? तो भैया ये स्थिति है आपके तोत्रम की। तो धातु से है और पुगंत लघु से गुण करना, ये स्थिति है। अब इसके बाद धातु है इसमें ये सी धातु। तो ये सी धातु किस अर्थ में आया है? तो सी धातु पढ़ा गया है शीय बंधने। तो इसका आप करिएगा कि शीय बंधने है तो सेवंती अनया, जिसके द्वारा बंधन किया जाए, है ना, तो उसे बोलेंगे क्षेत्रम, अर्थात जिसके द्वारा बांधते हैं। तो क्षेत्रम बेड़ियों के लिए आता है, हथकड़ी वगैरह ऐसे कहते हैं, उसे हम कहेंगे क्षेत्रम। उसके बाद अगली धातु है सिच। ये शिच धातु क्षरण अर्थ में आती है। क्षरणम मतलब टपकना या फिर सींचना, क्योंकि सेचन क्रिया में भी यह धातु प्रयुक्त है। तो इससे आप करिएगा, धातु को गुण कर लीजिएगा, तो से चकार को कर लीजिएगा चोकू से कुत्व, तो रूप बन जाएगा सेक्त्रम। इतना तो आप बना ही लोगे सेक्त्रम तक, है ना। इसके बाद कुछ रूप सिद्धि हमने भी दिखा दी है यहाँ पर, इतनी तो इजी थी, अतः इसमें कोई आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। पर मीह धातु से यदि आप मेढ्रम बनाएंगे तो थोड़ा इसमें आपको कुछ संधि की कसरत करनी है। जैसे मीह से चने धातु, ठीक है। तो इस मीह से चने धातु से आप मेहंती अनया, मेहंती अनया अर्थात जिसके द्वारा मूत्र किया जाए, तो मूत्रेंद्रिय को बोलते हैं हम मेढ्रम। ये स्ट्रन प्रत्यय से बना हुआ है। कैसे? तो मीह स्ट्रन, अब होढ़ा स्ट्रन का त्र बचता है, और जली पदांते, और तो यहाँ पर जल परे है त्र की ता के रूप में, हा कोढ़ा, तो मेढ त्र, और ढ पूर्व में है, और त्र में क्या है? तकार। एक सूत्र है झशस ततो धोधा, क्योंकि ढा आ गया झश में, झब घट ध, झशे परे तकार और थकार को धकार हो जाता है, एक संधि का काम है। तकार को आपने धकार कर दिया तो मेढ और धर, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब आपने जब उसे धकार कर दिया, अब वो धकार भी स्टुनाष्टु से तो संधि का योग बन जाएगा। एक तरफ शकार टवर्ग पूर्व में, एक बार जो है तवर्ग उधर है, तो ढकार को, वो धकार को हो जाएगा तो ढकार, स्थिति हो जाएगी मे ढ ढ र, ये स्थिति हो गई। अब ढोढे लोपा, आप जानते ही हो कि ढकार परे तो पूर्व ढा का लोप होता है, तो पहले वाले का लोप कर दीजिएगा और ये ढ और र मिलके ऐसा ढ बन जाएगा। एक बात याद रखें मित्रों, टवर्ग के जो अक्षर होते हैं ना, जैसे ट, ठ, ड और ये ढ, ये चार अक्षर, इनमें जो र मिलता है वो ऐसे मिलता है उल्टा वी टाइप से, या फिर कहें बिना डंडे का ए, ऐसे मिला ना, ठीक है। और भैया ऐसे कभी प्रयास मत कर देना जैसे इसको ट बना दिए और इसमें हम लगा दें कि यहाँ लगा दिए ये लो ट्रा, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये अपने लिखने की तरीका है, इसको ऐसे लिखना चाहिए आपको, तो मेढ्रम ऐसे बन जाएगा। क्या कह रहे पुरुषोत्तम जी, बताएं। जी नमो नमः। नमो नमः। जी भैया, इसका ये मतलब ये अभी तक हमने कहीं नहीं देखा था, मतलब मैं बहुत जगह लिखे हुए देखा था, जी लेकिन जी। मैं इस चीज को नहीं समझ पाया था कि हाँ हाँ। मतलब ऐसे लिखा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों लिखा इसका जाता है ये भी मैं बता दूं क्या? हाँ, बस इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा हाँ, क्यों लिखा बोलते जाता है? वो लिखा इसलिए जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसे प्रैक्टिकली भी। मैं वैसे आपको पता है कि बीच बीच में लेखन से संबंधित भी प्राय चर्चा करता हूँ, लिपि को लेकर, वर्तनी को लेकर, वर्तनी की शुद्धि। आज तो एक और चर्चा, जैसे ट्र है, माना कि आपने इसमें यहां जोड़ दिया कुछ ऐसे र, तो ये कुछ हम्म, द जैसा इसका स्वरूप हो जाएगा, जैसा प्राय आप जोड़ते हैं। अतः जी लिपिकारों ने सोचा होगा भैया इसमें ऐसे नहीं जोड़ना है। अच्छा, इसमें बीच में जोड़ दो, ये ट है तुम्हारा,
है, ट को मैं सही से लिखता हूँ जैसे होता है बाकायदा रियल, ऐसे। अब इसमें यहाँ बीच में जोड़ दो, तो या तो ये त्र बनता है ना इसका, ऐसा लगेगा, मतलब कुछ जचेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, जो ये गोल घुमे हुए अक्षर हैं इन पर हम ऐसे ही लगाते हैं, जिससे अन्य अक्षर की भ्रांति ना इनमें कहीं हो जाए। तो ये इसके लॉजिक रहे होंगे लिपिकारों के सामने, तो ऐसे ही जोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये जी देवनागरी लिपि के कुछ नियम हैं और ऐसे हमें जी जोड़ना चाहिए। तो ये जी बन गया मेढ्रम। और जो इनमें नपुंसक लिंग हो रहा है, इन त्र प्रत्यांतों में, स्ट्रन वालों में, ये सभी लोकत्वात है, लोक में ऐसे ही प्रयोग होते हैं। मेढ्रम बना लिया। अब मुझे लगभग 20 मिनट या कह लें 25 मिनट तक जो परेशान किया वो है ये पत्रम नाम का ये शब्द। ठीक है। यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये समझिएगा, एक पतलरी गतौ धातु है, कहीं पर पद धातु से भी बनाया है, पद गतौ दोनों से बन सकता है, कोई दिक्कत। तो पत धातु से स्ट्रन करेंगे, स्ट्रन का बचेगा त्र, तो पत त्र, और वर्ण सम्मेलन करने पर पत्रम। ये तो बड़ा सरल रूप है, इसमें का एक आधा घंटा लग गया। ठीक है मित्रों, आधा घंटा इस बात में लग गया कि पत्रम में यहां डबल तकार है, एक तो पत धातु का तकार और एक स्ट्रन प्रत्यय का जो त्र बचता है एक उसका तकार। तो यहां पर भैमी व्याख्याकार तो ये लिख गए कि यहाँ पर झरोझरी सवर्णे सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूर्व में हल नहीं है। ध्यान दीजिए, झरोझरी सवर्णे कब लगता है, पत्रम की स्थिति थोड़ा देखिए, पत त्र। अब यहाँ पर 3 हल वर्ण है, त त और र। झरोझरी सवर्णे का नियम जानिए सबसे पहले कि हल से परे झर का लोप हो, सवर्ण झर के परे रहते। तो त के बाद त परे है, तो दूसरा त सवर्ण झर तो है, लेकिन पूर्व में आप जाएंगे तो उधर हल नहीं है, क्योंकि प में अ है ना, वो पूरा है। तो हल से परे झर का लोप आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हल हल ही नहीं है। हल से परे झर तो तब देखो ना, हल नहीं है। तो झर है, सवर्ण झर है, लेकिन ये हल से परे नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। दूसरी बात जो वैमी व्याख्याकार ने नहीं लिखी वो भी समझ लीजिए। हल मान लो ता को पहले वाले को, झर मान लो इसको, ता को दूसरे वाले को। अब जो रब र होगा फिर वो सवर्ण झर परे नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चिंता में पड़ गया, क्योंकि मैंने और आपने, मैं ही नहीं आपने भी मित्रों, एक तकार वाला पत्रम खूब लिखा हुआ देखा होगा, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य कः, सब बहुत जगह। ठीक है। तो अब मैं सोचा कि क्या होना चाहिए, डबल तकार वाला मैं देख रहा हूं सूत्रों के हिसाब से भैमी व्याख्याकार बता रहे हैं ये नहीं बन पा रहा है, पर एक तकार वाला मैंने रूप देखा ही है, तो क्या करें, खोजा जाए। तो खोजते खोजते हम वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुम, इन पर पहुंचे। वाचस्पत्यम कार मुझे लगता भ्रांत है। ठीक है, वो वहां पर जरोजरी सवर्ण है वो भी उद्धृत कर रहे हैं। मैंने कि नहीं है, गलत, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जरोजरी सवर्ण लगा के देखो ना, तब तब लगेगा। अच्छा, फिर एक टीका और है हमारे पास, अभी मंगाई थी काशी से, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र जी की, जिसकी हम चर्चा करते हैं बीच बीच में कभी। तो वो भी उसमें जरूर सवर्ण लिख रहे। मैंने कहा भैया प्रभाकर दादा, तुम्हें क्या हो गया, सही सही लिखो, छात्रों के लिए भ्रांति ना हो। और तो बाकी कुछ मौन है, कुछ तो कुछ जगह लिखते ही नहीं है। फिर हमने सोचा क्या करें, फिर हमने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में घुसे, उधर देखे कुछ संस्करण, उधर संस्करण देखे तो जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का चंद्रशेखर शास्त्री जी वाला जो दक्षिण से निकला हुआ संस्करण है, बाल मनोरमा टीका को देखा, मूल सिद्धांत कौमुदी को देखा, तो उसमें लिपि को मैं देख रहा था, तो उन्होंने डबल ता दिया था पत्रम में। मैंने कहा बिल्कुल सही, बात में तो दम है, और कुछ बात होती तो बाल मनोरमा कर लिखते कुछ एक आध तकार, इसका मतलब। फिर लेकिन संशय अभी भी था, क्योंकि एक वाला, क्योंकि बचपन से जो हम जानते हैं उसे भुलाना मुश्किल होता है। ठीक है, पाणिनि के सूत्र तो कह रहे हैं कि ऐसा करो, मैंने सोचा कदाचित कोई अन्य और तरीका हो कि क्या सही। फिर मैंने
और तो और भी पुस्तकें देखी, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी की कई, ठीक है, उनमें कुछ में डबल तकार, किसमें एक तकार, वही संशय की। फिर मैंने देखा अमरकोश। अमरकोश मेरे पास व्याख्या है, आप लोगों के पास भी होगी, पीडीएफ में भी उपलब्ध है सर्वत्र। रामाश्रमी व्याख्या, इसे सुधा व्याख्या कहते हैं। भट्टो जी दीक्षित जी के प्रपौत्र है, भानु दीक्षित, उन्होंने वो लिखी है, ठीक है। तो मैंने देखा चलो इनकी व्युत्पत्ति देख लेता हूँ। भानु दीक्षित प्राय जो शब्द होते हैं उनकी व्युत्पत्ति भी लिखते हैं, उसमें ये धातु ये प्रत्यय, तो मैंने उससे पता चल जाएगा। तो मैंने वो देखी व्याख्या, तो मुझे समझ में आ गया कि डबल तकार वाला ही सही है, वो भी यही लिख रही थी। और नीचे टिप्पणी करने तो गजब कर दिया, तो उन्होंने तो कह दिया साफ साफ कि दो तकार वाला रूप साधु है, ऐसा लिख दिया, अत्र तकारद्वयम्। तो मैं एकदम कंफर्म हो गया कि नहीं, तकारद्वय वाला ही लिखना चाहिए। एक तकार वाला जो चल रहा है, हमें नहीं लगता वो पाणिनि रीति से सही हो सकता है ना। यहाँ तक शुद्ध, यहाँ तक कि शुद्ध तक मित्रों हम पहुंचे, इससे आगे आप करें तो आप करिए, सब विद्वान हैं, क्या कहें, ठीक है। आप लोगों के जो गुरुजन हो उनसे भी पूछें, तो हमारा भी कुछ मार्गदर्शन हो जाए। और यहाँ तक का शोध हम किए, आगे अब आप देख लेना। जिन जिन ग्रंथों के नाम लिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप उन्हें देख लीजिएगा, आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पत्रम में डबल तकार वाला शुद्ध है, आप भी लिखें तो पत्रम में दो तकार ही लिखें, ठीक है। और ये पत्रम यहां पर जो दिया गया है, उत्पतंती अने पतंती अनेन इति पत्रम, तो पक्षी इत्यादि को भी कहते हैं, क्योंकि वो गति करते हैं, ओके, पतली गतौ, तो पत्रम उनको भी कहते हैं। और ये वृक्ष का पत्ता वगैरह होता है ना, पत्रम पर्णम, उसे भी कहते हैं। वहां पर तो सर्वधातुभ्य स्टन से स्टन प्रत्यय हुआ है उनादि सूत्र द्वारा, ये देख लेना भैया। पर डबल तकार वाले रूप इस पत्र में साधु माने जाएंगे, कहा समझे प्रकाश जी, ठीक है ना। जी भैया, हमने उच्चारण में क्या पतत्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, पत्रम, तकार को कह के पत्रम। रुकना है, पत्रम। तो देखो दो दो तकार हाँ। बोल भी गए, कोई दिक्कत नहीं, पत्रम, ऐसे हाँ। ऐसे बोलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मित्रों, पत्रम हो गया, दंश, यहाँ दंश धातु है, मैंने कहा थोड़ा अनुसार छूट गया है इधर, दंश में से हम बात में, तो दंश दसने धातु है। तो अब दंश दसने धातु में इससे हम कर देंगे दंसति अनया, जिनके द्वारा डसा जाए। तो वो दाढ़ है, सांप तो दाढ़ से ही दसता है ना, हाँ। तो ये दंस धातु से स्टन कर दिया, दंस त्र बचेगा, और ये सकार है ना, इसको भ्रश्य भ्रश्य से श कर लेना, तो दंश ये बन गया। और त्र है, और श इधर कर लिया, तो त्र भी अब क्या बन जाएगा, ट्र, ष्टुत हो जाएगा उसे, तो दंष्ट्र। अब ये आजादी गण में भैया ये पढ़ा गया है दंष्ट्रा शब्द, तो इसे टाप कर लिया जाएगा, इसे आप नपुंसकलिंग में प्रयोग नहीं करोगे, है ना। तो दंष्ट्रा ये तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, वो भी टाप होकर के होता है। और इसी का दूसरा है नद्री, ये भी स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर नीश होता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, अणह बंधने धातु है आपकी, तो इस ऋण बंधने धातु से आपको करना है नहियते अनया इति नद्री, स्ट्रन कर दीजिएगा, तो नह स्ट्रन अर्थात जिसके द्वारा बांधा जाता है, स्ट्रन कर दिया। ओढ़ा प्राप्त था, लेकिन नहोध एक सूत्र है, आपने पढ़ा है, संधि का ही है, संधि विधायक है मित्रों। संधि का मतलब कहने से आप उसे संधि प्रकरण में मत ढूंढने लग जाना, ये सूत्र वैसे तो अजंत स्त्रीलिंग, वो हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण में दिया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला, मतलब ये संधि करता है, बस इतना है मेरा भाव। तो न ध त्र, अब धकार उधर है, तो जसस तथो धो ध, एक ये सूत्र है, इस सूत्र से जो त्र में भी त दिखाई दे रहा है उसको भी ध कर दीजिए, तो न ध और धर। अब दो धा, एक धा उधर एक धा इधर, तो झलाम जस झसी से जस तो कर देंगे, तो न न द, और भैया ये बन जाएगा न द और धर उधर, और इधर कर देंगे अब आप नीश, शिद गौरा दिव्य से नीश कर देंगे, तो बन जाएगा ये नद्री। और भैया धोखे से क्या लिखा रह गया है, पत्रम लिखा रह गया है, तो इस पत्रम नहीं भैया नद्री बनेगा, ठीक है।
हाँ हाँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया, इसे हम सही कर लेंगे। तो यहाँ पर एक नीश प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि वहमी व्याख्याकार के द्वारा, मतलब उसमें मैं कहूंगा कि ये तो टाइपिंग की मिस्टेक है, ये नीप लिखा रह गया है। तो सिद्ध गौरा दिव्यस्य वस्तुतः नीश प्रत्यय करता है, तो यहाँ पर नीश प्रत्यय आपको समझना चाहिए, नीप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन धन्य हो ऐसे व्याख्याकार कि जो देखे नहीं है, मतलब मैं इनको धन्य नहीं कह रहा हूं, इनके देखा देखी एक पुस्तक की रचना हुई है, जिसको मैं एक बार ग्रुप में भी शेयर किया था। वो विद्वान तो ऐसे हैं कि वो वहमी व्याख्याकार के टाइपिस्ट ने धोखे से वहां पर नीप लिख दिया, वो भी ना सोचे कि ये नीप है कि नीश है, अब वो भी वहां पर ऐसे ही जोड़ के लिख दिए। आइए देखो, मैं इसको आपको दिखाता हूँ जिससे आप समझ जाएं। ये लिखते हैं कि नय्यते अनेना, ठीक है। अनेना क्या, अनया करिए, क्योंकि इसको तो स्त्रीलिंग में इन्हें बनाना है, ठीक है। अर्थात जिसके द्वारा बांधा जाता है। तो क्या है, चमड़े की रस्सी, उसको कहते हैं नद्री, ठीक है, उसका नाम है ये। तो वहां बंधने धातु है, इससे करणत्ववाच्य प्रकृत सूत्रेण स्ट्रनी अनुबंध लोपे न त्र इति जाते एकाचोपदेश अनुदात्तात इति सूत्रेण वलादि लक्षणस्य इडागमस्य निषेधे। निषेध कौन कर देगा, जो है कि यही जो आपने अभी सूत्र पढ़ा है, त्रि तु त्र तथ शिशु सर कशेषु, इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा निषेध, ठीक है। निषेधे होधा इति प्राप्तम तम बाधित्वा न होधा इति हकारस्य धकारे और यशस तथोधोधा इति तकारस्य, तकारस्य का मतलब त्र का जो तकार है, इतना जोड़ लेगा। तकारस्य धकारे झलाम जस झसी इति पूर्व धकारस्य धकारे, तो न ध्र ऐसा हो जाएगा। इति जाते इष्टना शित्वात स्त्रीत्व विवक्षायाम शिद गौरा दिभ्यस्य इति ङीपी, ङीपी ने भैया ङीशी, यहाँ पर आप क्या समझेंगे, ङीशी, ङीस प्रत्यय होगा। तो चलो हमें समझ लेते हैं कि इनके भी टाइपिस्ट से गलती हो गई होगी, है ना। चलो माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुबंध लोपे नध्र इति जाते ईकारात् पूर्वस्य भ संज्ञकस्य अकारस्य लोपे, तो नध्री बन गया। और फिर क्या करें भाई, नध्र इति जाते व संज्ञक अकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। पूरी प्रक्रिया लिख दी तो नध्री ये रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में बनेगा ये रूप नध्री। तो ये दंष्ट्रा और नध्री ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो कि आपने इधर पढ़े, ठीक है। तो इस सूत्र के इष्टन प्रत्यय में जो उदाहरण थे, ये तो आपने समझ ही लिए कि कैसे कैसे बनते हैं। हालांकि इन टीकाकार ने और जगह लिखा है, वो बड़ा अच्छा लिखा है, मैं इनके लेखन से प्रभावित हूँ, बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ जगह ये गड़बड़ी हो गई है, तो उसे इन्हें सही कर लेना चाहिए। आपने जैसे इसमें अभी कुछ रूप देखे थे, उनकी भी देखो, इन्होंने सिद्धि बड़ी जोरदार तरीके से लिखी है। जैसे सेक्त्रम है, तो सिंचती अनेना यति सेक्त्रम, तो सिच क्षरणे धातु से कर्णत्व वाच्य प्रक सूत्र निष्ठनि नंद लोपे शीश चित्रा इति जाते एकाजुपदेश अनुदात्तात इति सूत्रेण वलादि लक्षण से डागम से निषेधे लघुपद गुणे चोकु इत्यनेन उत्वे ककारे क्षेत्र इति जायते अस्य समुदायस्य कृदन्तत्वात् कृते समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्तौ नपुंसकलिंगे सोरमि अमि पूर्व इति पूर्व रूपैकादेशे सेक्त्रम इति रूपम सिद्ध्यति। रूप पूरे पूरे लिखे हैं, मैंने आपको मेढ्रम बताया, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मेढ्रम पूरा अच्छे से लिखा है, कैसे कैसे क्या क्या संधि कार्य हुआ है। पत्रम भी बढ़िया तरीके से लिखा है, दो तकार वाला ही देखो रूप दे रखा है इन्होंने, यही शुद्ध है। तो ये बन जाएगा आपका पत्रम, ठीक है। दंष्टा तो आपको बना के दिखाई, ये यहाँ पर क्या करना है, आपको टाप कर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिद्ध गौरा दिव्यस्य से ये जरूर प्राप्त होता है नीस, लेकिन आजादी गण में पाठ होने से यह टाप हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, तो इस सूत्र के जो स्टर्न प्रत्यय जहां जहां हुआ है उसे आप समझ लेंगे। आइए सुधा व्याख्याकार को देख लेते हैं, उन्होंने इस जगह क्या क्या कहा है। हाँ जी, तो सुधा व्याख्याकार ने कहा होगा भैया यहाँ से,
हाँ पुरुषोत्तम जी, क्या कह रहे? वो जब आप दृष्टा बना रहे थे, जो हाँ अभी जो हाँ, दिखा रहे थे, जी जी जी। उसमें उसमें भी सिद्ध गौरा दिव्यस्य में इंगित ही लिखा हुआ है, हाँ, नी इंगी पे ही से लिख ही दिया लिखा है। है। बिल्कुल, नी से नहीं जी लिख पाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा उधर ध्यान था, मैंने सोचा आप लोग अब जान ही रहे हैं, क्या कहें अब उसे। आइए अब भैया, ये दाप नी सस यू, ये सूत्र सबसे पहले पढ़ा था ना। ये त्रयोदशों में द्वंद्व है, रूप कैसे बने हैं वो इन्होंने थोड़ी प्रक्रिया दर्शाई है। जहां विशेष होगा वहां चर्चा कर लेंगे, बाकी तो आपने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है। आइए, कुछ चीज छूट गई होगी वो आ जाएगी। तो ये दाप लवने धातु है, ठीक है। दाप लवने इत्यस्य, क्या कह रहे हैं भैया, ये पकारस्य स्थाने यरो नुनासिक नुनासिको वायति कृतम अकार निर्देशा, ठीक है। तो अब क्या करें, दात्रम बनाना है, ठीक है। दाप धातु हो, दामनी शश यु युजस्तु तुदसी सिच मीह पत दस नह करणे सूत्र से इष्ट्रनी न लोपे शह प्रत्यय शशित संज्ञायाम तस्य लोपयति लोपे और दात्र इति अवशिष्टे है विभक्ति कार्य से करते सिद्धम, ठीक है। नियते अनेन, यहाँ पर है नी धातु दीर्घ लिखनी चाहिए थी, ह्रस्व लिखी रह गई है, ठीक है। इनके टाइपिस्ट की गलती है। चलो, नी धातु दामनी सस्यदिष्ट्रनी नवंदलोपे त्रैती अवशिष्टे तस्यार्ध धातु का संज्ञायाम सार्ध धातु का गुणे सौ सोर सदी, बिल्कुल सही है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब इट निषेधक सूत्र बताया था, ये त्रि तू त्र तथसी सुसर कशे सुचा, ये सूत्र है। ये 10 हैं, इनमें 10 में द्वंद्व कर देना, ठीक है। उन्होंने अलग अलग उदाहरण भी बताए हैं कि ती का उदाहरण कहाँ है। देखो, आपने अब इस सूत्र का तो एक ही पढ़ा था कि त्र के परे रहते कहाँ इट का निषेध है, लेकिन ये ती तू ता था सीसु शर का श, इनके परे रहते भी ये सूत्र इडागम का निषेध करता है। अब यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में इनका कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, अतः मैंने भी आपसे नहीं किया। आपको विस्तार से जानना है तो भैमी व्याख्या को पढ़ लीजिए, अथवा अन्य व्याख्या में जहाँ उपलब्ध है उसे पढ़ लीजिएगा। मैं एक ही जगह इतना के परे रहते कहाँ इनका निषेध है उतना ही बताया, क्योंकि उतना ही मूल है यहाँ। चलिए, और वो औणादिक प्रत्यय है जहाँ जहाँ पर परे हुआ है, इन्होंने भी वो शब्द दे दिया है, ता के परे रहते हस धातु से हस्ता, यहाँ पर जो है नहीं हुआ है ना इडागम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने तो उसी को उदाहरण दिया है, सस धातु से शस्त्रम जरूर बना दिया है कि सस धातु इष्टनी कृते अनुबंध लोपे शस्त्र इति स्थिति अर्धातुकम विशेषार्थ संज्ञा लोपे इडागमे, और भैया बना लेना क्या, इडागम प्राप्त निषेध करके ये बन जाएगा शस्त्रम। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं भैया, पात्र मात्रम के ऊपर ये क्या लिखे हैं इनको भी देख लें। वो पात्रम नहीं, पत्रम। अब भैया ये हो गई, अब ये होगा। तो युज वो योक्त्रम, यू धातु से योक्त्रम बना लीजिएगा, ठीक है। प्रक्रिया सेम है, इसमें कोई तो भैया दिक्कत नहीं है। पात्रम में से बनेगा, पात्रम में से बनेगा या उसको पात्रम बताएंगे में से बनेगा, आपको। पात्रम। उसको बताएंगे वहां ठीक क्या स्थिति है, ठीक ठीक है। हाँ, पहले आप पत्रम जाने। ठीक है ठीक। तो योक्त्रम युज धातु हो दामनी शशि युज, जैसे स्टर्नी कर देंगे, ठीक है। योक्त्रम बन जाएगा, चोकू से कुत्तु है यहाँ पर। और स्तोत्रम में भी स्तु धातु प्रकृत सूत्रेण स्टर्नी, और ऐसा करने पर स्तोत्रम बन जाएगा। इसमें भी कोई विशेष प्रक्रिया दर्शाई नहीं है, स्तोत्रम में भी यही है, बस पुगंत लघु को दस्य से गुण विशेष है, और खरीच से दकार को तकार विशेष है। सेत्रम में सी धातु से स्टन करके बना लेना, मीय धातु से मिड्ढन बना लेना है। मिड्ढन मीय धातु से मिड्ढम जो प्रक्रिया थी वो इधर है, ठीक है प्रकाश जी। चलो जी जी अब जी आइए भैया। और आगे बढ़े। पत्रम में पद धातु स्टनी शस्य नश्चित संज्ञा में लोपे च निमित्ता पायने में तस्वीर पाया, ये पूरा लिख दिया। पद त्रयति भैया, भूते, हाँ इन्होंने हाँ, भी पत्र में एक ही त दिए हैं, दो अपने त पर नहीं यहाँ दिए हैं। यहाँ लिख तो रहे थे, वो ये क्या लिखा है इन्होंने, इति भूते खरीच ऐसी दस से तत्व है, मतलब दकार को तकार कर दिया है, धातु के दकार को, मतलब इन्होंने पद धातु से उसे बनाया है ना। हमने पतली गतु से बनाया था, मैंने कहा दोनों से लोग बना रहे हैं, आप इससे बना लीजिए।
पर यहाँ पर विभक्ति कार्य करते पत्रम एक ही दिया है, दूसरा कहाँ चला गया इनसे पूछना चाहिए, आपने कुछ सूत्र उत्र तो लगाया नहीं। तो मुझे लगता है कि इनके टाइपिस्ट की गलती है, एक तकार और जोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नध्रम वगैरह तो बना ही लोगे। अब अगली चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये कर दिया, यदि 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 भैया ये दकार को तकार कर भैया यदि दकार को तकार करते हैं तो फिर वो तकार गया कहाँ ना इसमें? हाँ नहीं जाएगा ना, दो तकार तो सुनाई देंगे, वही तो हम कह रहे हैं। पद धा जी जी जी, पद धातु यदि स्टन प्रत्यय करके हम्म। तकार तो रहेगा रहेगा। रहेगा ही, वो जाएगा कहाँ, जा ही नहीं सकता है, वही जी तो बता रहे हैं। अब जी क्या जी। है, अब क्या है कि आपने एक ऐसा प्रत्यय पढ़ा स्ट्रन जिसका कि त्र बचता है, और उस त्र के परे रहते पर इडागम का निषेध कर दिया गया, समझे ना, इडागम का निषेध कर दिया। अब कुछ जगह इन्हें इडागम करना है, तो उन्होंने कुछ विशेष धातुओं से क्या किया, त्र प्रत्यय की बजाय, मतलब स्ट्रन की बजाय इन्होंने इत्र का विधान कर दिया। इत्र मतलब इट सहित त्र का विधान कर दिया, तो वहां ये इडागम अब कर पाएंगे उन कुछ धातुओं में। वो धातु है आपकी री, अर्ती, अर्ती ये री धातु से बना है, री गतु से, री लू धू शू खाना, और सह चर इत्र, इनसे इत्र हो जाता है। तो चलो इनसे इत्र इनको दे देते हैं। तो री गति प्रापणयो धातु है, इससे री इत्र धातु को गुण कर लेना, तो अर इत्र ये भी आपका अर्धातुक संज्ञक है, तो अर इत्र और बना देना अरित्रम। ठीक है, और लुय छेदने धातु है, इसे गुण करके इसी तरीके से अवादेश करके लवित्रम। धू धातु है, धू विधुनने, तो धू धातु से इत्र गांग कुटादिव्यणित से ये क्या है, कुटादी गण में पढ़ी गई है, अतः ङितवत हो जाएगा। ङितवत होने से इसको धू धातु को जो सार्वधातुक आर्धातुक गुण प्राप्त था वो ना होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा उबंग है, अचिष्णु धातु प्रवाह इसके द्वारा, तो ये धुवित्रम बनेगा। बस इतना सा यहाँ कार्य विशेष है। और ये शु प्रेरणे धातु से सवित्रम बना लीजिएगा। खन धातु है, खनु अवधारणे, उससे खनित्रम बना दीजिएगा, है, फावड़े को कहते हैं खनित्रम है। तो है, अब सह धातु है, तो शाह आपकी शाह मर्षणे है, इससे सहित्रम बना लीजिएगा। और चर धातु है गति और भक्षण अर्थ में, इससे बना लीजिएगा क्या, चरित्रम। तो चरित्रम देखो चर धातु से बनाया है, तो इसका अर्थ क्या होगा, चर धातु से आप चरित्रम कहेंगे तो यह इसको ऐसे समझना चाहिए कि चरति अनेनैति चरित्रम, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य आचरण करता है, आचरण को है चरित्र उसको कहते हैं, रहन सहन इत्यादि। तो ये है आपका चरित्रम। इतने तक इससे बनाए। ठीक है, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 धातुएं इसमें पढ़ी गई जिनमें इडागम करना था, इत्र प्रत्यय का विधान कर दिया है। वो स्टन प्रत्यय का भाई है ना, बस इडागम एक ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये समझिएगा। अब इसके बाद, अब ये करण अर्थ के अलावा संज्ञा अर्थ में भी ये प्रत्यय होता है, तो इसलिए यहां पर एक अलग से सूत्र बना दिया, पुई पवने धातु से या फिर पूं पवने धातु से विधान किया गया, पुवह संज्ञायाम। इस सूत्र का यही अर्थ समझना चाहिए कि संज्ञा अर्थे गम्य माने पूय पवने इत्यस्मात् धातोः इत्र प्रत्ययो भवति, ये इसका अर्थ है। तो आप इससे इत्र प्रत्यय कर देंगे तो पू इत्र, पो इत्र, और ये बन जाएगा पवित्रम। तो पवित्रम है किसकी संज्ञा, ठीक है, पवित्रम किसकी संज्ञा है, तो पवित्रम संज्ञा आपकी बताई गई है कि जो आपह जल को पवित्र बताया गया है, दर्भ को पवित्र बताया गया है। ठीक है, तो आप पवित्रम वै दर्भा, पवित्रम वै आपह, अग्नि व पवित्रम, अग्नि को भी पवित्र बना बताया गया है। तो जल की, दर्भ की, अग्नि की, इनकी जो संज्ञा है, वायु की, ये सभी इनको हम पवित्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पवित्र करती भी आता है, इनको हम पवित्र कहते हैं। तो इस तरीके से संज्ञा अर्थ में विधान किया गया प्रत्यय है। इतने ही प्रत्ययों को पूर्व कृदंत प्रकरण में आपको पढ़ना है, और यहीं पर पूर्व कृदंत प्रकरण ये पूरा होता है। अब इसके बाद
उणादि को हम पढ़ेंगे, ठीक है, वह एक प्रत्यय है इसमें। और चरित्रम में जो यहाँ पर एक चरित्रम शब्द दिया गया है, तो दो शब्द होते हैं, एक तो चरित्रम अलग होता है और चरितम अलग होता है, ठीक है, अलग अलग प्रत्यय से बने हुए हैं। तो चरितम और चरित्रम दोनों शब्द बराबर यूज होते हैं, दोनों शुद्ध हैं, पर अलग अलग प्रत्यय है। जैसे चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टम, ठीक है। तो यहाँ पर होता है पूर्व कदंत नाम का यह प्रकरण। आइए समापन करते हैं। अब एक आध दो टेस्ट होंगे बीच में, उसके बाद हम उणादि प्रकरण को करेंगे और उसके बाद उत्तर कृदंत हो ही जाएगा। चले तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। हाँ। जी, हर हर महादेव। से